नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं आपकी याददाश्त थोड़ी ताज़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि समय निकल जाता है, हम भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी में, यादों में कुछ घटनाएं जाकर कहीं छुप जाती है, किसी खाने में छुप जाती है, हमको पता नहीं चलता और समय पर याद भी नहीं आता। तो एक बात आपको पुरानी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 2 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी नहीं है। मेरा ख्याल है 2022 जो था गुड़ी पाड़वा, जिस दिन मुंबई में राज ठाकरे अपनी पार्टी की मीटिंग ले रहे थे। कोविड का टाइम ख़त्म हो गया, कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया और थोड़ी थोड़ी मीटिंगें वगैरह शुरू हो गई। उस वक्त उन्होंने अपना सालाना मेला जो होता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, वो हमेशा गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित करते हैं। बिल्कुल वही उनका कोरोना समय का समाप्त होने के टाइम एक मेला हुआ था। उस मेले में उन्होंने शरद पवार पर हमला किया था, शरद पवार पर आरोप किया था, बहुत सारी बातें कही थी। उसमें एक बात थी कि मस्जिदों पर लगने वाले जो लाउड स्पीकर के भोंगे होते, भोंपू होते, वो हटाने चाहिए। अगर नहीं हटाए जाते तो मनसे के कार्यकर्ता उसी मस्जिद के सामने जाकर बड़ी बड़ी आवाज़ में अपने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पठन शुरू कर दे। ये तो शुरू घोषणा की थी मनसे ने, राज ठाकरे ने, लेकिन वो बात पकड़कर इंडिपेंडेंट जो एमपी है महाराष्ट्र की, नवनीत राणा, और उनके एमएलए पति रवि राणा, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनका जो निजी निवास स्थान है बांद्रा मातोश्री कलानगर, वहाँ जाकर ये हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। और उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। आखिर इतना बवाल शिव सैनिकों ने किया था कि रवि राणा या नवनीत राणा ये मातोश्री तक या कलानगर के गेट तक भी नहीं पहुँच पाए। वो कहीं उनका बांद्रा खार सांता क्रूज में कई घर है रेसिडेंशियल एरिया में, वहाँ शिवसैनिक जा धमके और उनको धमकाने लगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी पुलिस काम में लगाई और इस युगल को, पति पत्नी को, न जाने कौन से आरोप में अरेस्ट कर लिया। 10-11 दिन तो वो जेल में थे। अब कहीं जाकर हनुमान चालीसा बोलना, इसमें गुनाह क्या होता है ये मालूम नहीं। लेकिन इतना बड़ा बवाल, मारामारी हो गई थी कि मुंबई के पूर्व महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर उस भीड़ में थे और जेल में, जब सांताक्रूज जेल में, शायद सांताक्रूज पुलिस थाने में नवनीत राणा और रवि राणा को रखा गया था, तो उनसे मिलने बीजेपी के पूर्व एमपी संसद सदस्य किरीट सोमैया पहुंचे थे। तो बिल्कुल पुलिस थाने के सामने शिवसैनिकों ने गुंडागर्दी करते हुए किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला कर दिया था, उसकी कांच वगैरह तोड़ दी थी। तो उसमें किरीट सोमैया जख्मी हुए थे और वो टीवी पर दिखाया भी गया, आपको याद होगा। इसलिए मैंने बोला कि मैं आपकी याददाश्त थोड़ा ताज़ा करना चाहता हूँ। तो जब ये बात, किरीट सोमैया अपनी ही गाड़ी में बैठे थे, बिल्कुल सांताक्रूज पुलिस थाने के सामने थे और पुलिस थाने के सामने शिवसैनिकों की गुंडागर्दी चालू थी और उनके गाड़ी पर जो पत्थर मारे गए उसमें कौन शरीक हुआ था? मुंबई के पूर्व महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर। और उस कांच का गाड़ी का शीशा टूटा था, उससे जख्मी होकर किरीट सोमैया अपनी ही गाड़ी में बैठे थे। तो उनके होठ के नीचे यहाँ
एक खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था, याद है आपको? यहाँ खून बहता हुआ, शायद आज भी आपको वो क्लिप YouTube पर मिल सकती है। तो शिवसेना के प्रवक्ता और नेता संजय राउत बोलते थे कि ये तो टोमेटो सॉस लगता है। उस समय की मुंबई की महापौर मेयर पेडनेकर भी बोली थी कि हाँ ये सॉस जैसा लगता है। आपको याद है? अगर नहीं याद आ रहा है या ढंग से याद नहीं आ रहा है तो जाकर क्लिप देखिए। यहाँ से वहाँ तक ऐसा एक खून का छोटा सा ये दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने उसको सॉस बोला था। मुझे वो याद आ गई। कोई जख्मी हुआ है तो कम से कम सिंपैथी तो होनी चाहिए। अरे बेचारे का खून निकल आया है, लेकिन खून को भी ये लोग टोमेटो सॉस बोलते थे। ये इसलिए याद आया कि बिल्कुल वैसी एक तस्वीर मैंने सोशल मीडिया में, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे आज एक्स बोलते हैं, उस सोशल मीडिया में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर देखी। बिल्कुल उसी ढंग से उनके सर से निकलकर आंखों के सामने से नाक के गुजरकर गले तक एक खून का बहता हमको ये दिखाई देता। जब ये तस्वीर मैंने मीडिया में देखी या सोशल मीडिया में देखी, तब मुझे किरीट सोमैया की वो 2 साल पुरानी बात याद आ गई। एक बात उस वक्त भी मुझे लगी थी कि ठीक है भाई, तुम्हारा खून किरीट सोमैया का आ रहा है, वो श्वास होगा, ऐसा बोलना गलत था। लेकिन मुझे एक बात अजीब लग रही थी कि इतना यहाँ से खून बह रहा है छोटा छोटा, तो वो रुमाल से या किसी कपास से लेकर रुई से लेकर किरीट सोमैया साफ क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो अपनी गाड़ी में बैठे थे, ना के दवाखाने में थे, जहाँ अस्पताल में थे। लेकिन आज जो तस्वीर सोशल मीडिया में मैंने ममता बनर्जी की देखी, तो मुझे वो किरीट सोमैया जख्मी हुए थे वो घटना याद आ गई। फर्क इतना ही है कि किरीट सोमैया अपनी ही गाड़ी में बैठे थे, लेकिन जो खून निकल रहा था वो रोकने के लिए वो साफ नहीं कर रहे थे, पोंछ नहीं रहे थे। लेकिन अगर किरीट सोमैया किसी दवाखाने में जाते, अस्पताल में जाते, तो कम से कम उनका फोटो निकालने के पहले वो खून तो साफ किया जाता। जहाँ से खून निकल रहा है वो खून रोकने की तो कोशिश होती। लेकिन किरीट सोमैया ना अस्पताल गए थे, पुलिस थाने के सामने उसी अपनी टूटी हुई कार में बैठे हुए थे। लेकिन जो फोटो मैंने आज देखी है 14 मार्च को सोशल मीडिया में, ममता बनर्जी जख्मी और वो पेशेंट की बेड पर पड़ी है और उनके सर से निकलकर खून बह रहा है। और मैंने बताया कपाल से निकलकर आँखों के बीच से होकर नाक से निकलता हुआ मुंह के बाजू से गले तक वो खून बह रहा है, ऐसा फोटो है। और अस्पताल में, तो अस्पताल में डॉक्टर क्या कर रहे थे? अगर ममता बनर्जी किसी भी कारण से जख्मी हुई है और अस्पताल में भर्ती हुई है या उनको डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो फोटो में दिखाई दे रहा है कि वो मेडिकल बेड पर है। ममता बनर्जी अपने घर में नहीं है, बल्कि किसी मेडिकल बेड पर है, या तो अस्पताल में होगी या किसी दवाखाने में होगी। जब एक पेशेंट जख्मी अवस्था में किसी अस्पताल में या दवाखाने में हाजिर हो जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले जल्दबाजी में उसका खून साफ कर देते। वो जख्म रोकने की, खून बहने से रोकने की कोशिश करते, फोटो नहीं निकालते। और जिस ढंग से ममता दीदी का ये फोटो पब्लिश हुआ है, तो मुझे याद आ गया, किरीट सोमैया की याद आ गई कि ये खून असली जख्म से बह रहा है या दिखाने के लिए सब नाटक चल रहा है। खून असली होगा, मैं ऐसा नहीं मानता कि जख्म झूठी है, खून झूठा है
या टोमेटो सॉस है, ये ऐसी बात शिवसेना के नेता बोले थे, वैसी तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इतना बहकर खून जा रहा है तो वो रोकने के लिए ममता दीदी को अटेंड करने वाला एक भी डॉक्टर कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? वो खून किसी रुई से या कपड़े से साफ करके खून रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? यहाँ से निकलकर खून यहाँ आता है और मानो वो सूखता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फोटो निकालने तक खून बहने दिया है क्या? ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि जिसका खून निकल रहा है, जिसको जख्म हुई है, भले अपने घर में अपने ही बाथरूम में ये हुआ होगा, लेकिन घर में हो या अस्पताल में हो, खून रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? क्या ये फोटो पॉलिटिकल सिंपैथी जनरेट करने के लिए है? ये शंका जायज़ होती है दोस्तों। हाँ, एक बात है, प्रधानमंत्री ने हो, बीजेपी के बहुत सारे नेता हो और पार्टी के नेता हो, सब लोगों ने ममता दीदी जल्दी से स्वस्थ हो जाए इसके लिए सोशल मीडिया में अपनी अपनी पोस्ट डाल दिए। लेकिन एक सवाल पूछना ज़रूरी है, ये सवाल पूछना बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर ममता बनर्जी मेडिकल बेड पर सोई हुई है, पड़ी हुई है, तो कोई डॉक्टर या कोई भी, हम किसी भी, हमारे घर में हो, बाहर हो, रास्ते पर हो, कोई जख्मी हो जाता है और उसका खून बहना शुरू हो जाता है, तो हम पहले वो खून रोकने की कोशिश करते, वो खून पोंछ लेने की कोशिश करते। तो ममता दीदी के इस फोटो में एक बात साफ नज़र आती है कि वो खून साफ करने की कोशिश ना डॉक्टर ने की है, ना उनके घर के फैमिली मेंबर ने की है। तो क्या फोटो निकालने तक, फोटो पकड़ी जाने तक, कैमरा बंद होने तक ये खून बहने दिया है? और दिया है तो किस लिए दिया है? जख्म फोटो निकालने के लिए हुआ है? क्या बात है? और एक बात मुझे याद आ गई, अब 3 महीने से ज़्यादा हो गए, देखिए लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में अभी टाइम टेबल घोषित नहीं हुआ, शायद अगले 2 दिनों में हो सकता है, लेकिन चुनाव दरवाजे पर खड़ा है और ममता दीदी जख्मी हो गई। दूसरे किसी ने उनको जख्मी नहीं किया है। तब जाके मुझे याद आता है 2 या 3 साल पहले जब बंगाल का विधानसभा चुनाव चल रहा था, बिल्कुल उस चुनाव में ममता दीदी जख्मी हुई थी, याद है आपको? बहुत पुरानी बात नहीं है। एंड कोरोना काल में बंगाल का 2021 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त भी ममता दीदी जख्मी हुई थी और दूसरे किसी ने उनको जख्मी नहीं किया था। ममता दीदी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम पहुंची थी। उधर उन्होंने अपना चुनाव का पर्चा दाखिल किया चुनाव अधिकारी के पास, और वहाँ से निकलकर वो अपनी ही गाड़ी में बैठ रही थी, तो उनके ही गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे बंद होने लगा कि दरवाज़ा और गाड़ी के बीच में ममता दीदी का पैर अटक गया और जख्मी हो गया। उनको ताबड़तोड़ अस्पताल लेके जाया गया, वहाँ प्लास्टर किया गया, और उसके बाद चुनाव के नतीजे आने तक ममता दीदी का पैर प्लास्टर में रहा था और पूरा चुनाव व्हील चेयर पर बैठकर ममता दीदी भाषण दे रही थी। स्टेज पर व्हील चेयर के साथ जाने के लिए सुविधा बनाई जाती थी। विशेष गाड़ी में ममता दीदी पूरा बंगाल घूम रही थी, भाषण कर रही थी, लेकिन पैर से प्लास्टर नहीं निकाला गया था, ना कि उनकी व्हील चेयर हटाई गई थी। और चुनाव के नतीजे आने तक ममता दीदी व्हील चेयर पर रही और उनका पैर प्लास्टर में रहा था। तो बात सीधी थी, उनको सिंपैथी जनरेट करनी थी। मुझे उस वक्त याद है जब बंगाल का चुनाव मतदान खत्म हो गया और 2-3 दिन बाद जो मतगणना होने वाली थी,
तो मैं शायद संजय दीक्षित के जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर चुनाव के बाद शामिल हुआ था, तब मैंने बोला था कि बंगाल के नतीजे कैसे भी आ जाए, ममता दीदी जीतेगी या हारेगी वो बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद यानी मतगणना होने के बाद ममता दीदी व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाएगी, ये मैंने बोला था, मुझे याद है। क्योंकि जिस ढंग से पूरे चुनाव में व्हील चेयर पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमकर ममता दीदी सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रही थी, तो उसका मतलब साफ था कि मैं महिला हूँ, मैं जख्मी हूँ, ये दिखाकर ममता दीदी सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रही थी। और इसलिए जब लोकसभा का चुनाव दरवाजे पर खड़ा है, टाइम टेबल भी घोषित नहीं हुआ है, ऐसे समय अचानक अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में गिरकर या फिसलकर ममता दीदी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस ढंग का जब फोटो सोशल मीडिया में डाला जाता है तो वो एक्सीडेंट के जगह कैंपेन ज़्यादा लगता है, प्रोपोगंडा ज़्यादा लगता है। क्योंकि मैंने वो शुरू में बोला कि क्यों ये खून ना घर वालों ने ना अस्पताल वालों ने साफ किया, उसका फोटो जख्मी स्थिति में क्यों लिया गया। और अब एक बात साफ है, ये चुनाव खत्म होने तक ममता दीदी सर में जख्म हुई है, यहाँ जहाँ टीका लगाया जाता है बिल्कुल वही जख्म हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है लोकसभा का चुनाव यानी मतदान खत्म होने तक ममता दीदी उस जख्म के लिए पूरे सर में पट्टी लगाकर घूमेगी, क्योंकि ये जख्म सच्चा भी हो सकता है लेकिन इतना गंभीर नहीं है, इतना गंभीर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की गई है। और किसने देखा फिसल गई, कहाँ गई, घर की बात है। नंदीग्राम में उनकी ही गाड़ी का दरवाज़ा लगाते हुए एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हवा ऐसे फैलाई गई कि मानो जानबूझकर किसी ने हमला किया है। आज भी घर में हुआ है, लेकिन जिस ढंग की सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश इस फोटो से हो रही है उस पर मुझे पूरा शक है, पूरा शक है दोस्तों। और एक बात बता दूं, इसको पॉलिटिकल एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। अब 3.5 महीने हो गए, आपको याद होगा अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। उसमें तेलंगाना नाम का एक राज्य था। पिछले 10 साल से, 9.5 साल से तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री रहे। वो इस साल, पिछले 2 साल से तेलंगाना के बाहर अपनी पार्टी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसके कारण अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति वगैरह किया था। और इतने जोश में थे कि भूल गए कि तेलंगाना के लिए कुछ काम करना चाहिए। और चुनाव सामने आ गए, और जब आखिरी मोमेंट में उनको पता चला कि वो हार रहे, ये सामने आ गया था, ओपिनियन पोल में आ गया था। और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होने वाली थी। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत लिए तो उस पर इतना बवाल हो गया, और तेलंगाना कांग्रेस ने जीत लिया तो उस पर उतना जोश चढ़ गया था कि सब लोग चंद्रशेखर राव को भूल गए। लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी दिन अपने ही बाथरूम में फिसल कर के चंद्रशेखर राव जख्मी हो गए, और उनकी शायद रीढ़ की हड्डी या कमर की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गया और उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और 3 महीने तक वो अस्पताल में पड़े रहे। वो तो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद
लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं थी कि इस कारण से उनका एक्सीडेंट हो गया था। जिस दिन ममता का एक्सीडेंट हो गया उसी दिन एबीपी नेटवर्क और न्यूज़ 18 नेटवर्क, इन दोनों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें बंगाल ममता के हाथ से निकलता जा रहा है, ऐसे आंकड़े आए हैं। और उसी दिन अगर ममता का एक्सीडेंट अपने ही घर में बाथरूम में होता है तो शक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मुझे किरीट सोमैया और के चंद्रशेखर राव दोनों की बात याद आ गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।